नमस्कार। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश में प्राकृतिक आपदाओं के असर को कम करने की दिशा में आपदा प्रबंधन लगातार प्रयासरत है। पिछले कुछ दिनों में बिजली गिरने से देश में जो मौतें हुई हैं उसको कैसे रोका जाए और क्या कुछ किया जा रहा है, इस दिशा में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। आकाश से गिरने वाली बिजली हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेती है, लेकिन अगर कुछ सावधानियां बरती जाएं तो आसमान से गिरने वाली इस बिजली से अपनी जान बचाई जा सकती है। हर बिजली का चमकना बिजली का गिरना नहीं होता। बिजली अगर आकाश में ही रहे तो वो केवल बिजली का चमकना या गरजना कहलाएगा, लेकिन बिजली अगर धरती पे पड़ी किसी चीज से टकराए तो वो बिजली का चमकना गरजना तो होगा ही, साथ ही ये बिजली का गिरना भी कहलाया जाएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि क्या होती है आकाशीय बिजली। बिजली गिरने की मुख्य वजह संवहन बादल यानी कि कन्वेक्टिव क्लाउड्स होते हैं। ये कन्वेक्टिव क्लाउड्स क्या होते हैं? भाप वाली हवा जब हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है और फैलकर ठंडी होती है और इससे बादल बनते हैं। सतह से गर्म हवा के आसमान के ठंडे वातावरण की ओर उठने से बनते हैं ये बादल। आसमान में ऑपोजिट एनर्जी के बादल हवा से उमड़ते और घुमड़ते रहते हैं। ये निरंतर एक प्रक्रिया है। इससे होने वाले घर्षण यानी कि फ्रिक्शन से बिजली पैदा होती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर न होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जो कि नुकसान पहुंचाता है। और ऐसे ही बादलों का नेगेटिव चार्ज और धरती का पॉजिटिव चार्ज का मिलना बिजली गिरने का कारण होता है। यही वो कारण है। इसी को आप एक तरह से वैज्ञानिक रूप से समझ सकते हैं कि बिजली गिरना क्या होता है और क्या कारण है कि इस मौसम में ये घटनाएं सबसे ज्यादा है। तो मुख्य रूप से बिजली गिरने के दो चरण होते हैं। इन दो चरणों में पहला चरण मानसून पूर्व अप्रैल से मई के बीच का होता है और दूसरा मानसून के दौरान होता है, जो कि जून से सितंबर तक होता है, लेकिन कभी कभी सितंबर और अक्टूबर तक ये बढ़ जाता है। मानसून में खरीफ की फसल की बुआई होती है। इस समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई काफी ज्यादा होती है और धान के खेत में जमा पानी बिजली को आकर्षित करता है। उसमें काम कर रहे किसान बिजली गिरने का शिकार होते हैं। ये साल दर साल के आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में 2 से 3 हजार लोग बिजली गिरने से मरते हैं। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन ने इस मौसम में लोगों से खुले में काम न करने की अपील की है। लगातार तमाम चेतावनियां दी हैं और किस तरह से इस दिशा में काम किया जा रहा है उसे आप समझ सकते हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे द्वारा एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम दामिनी है। ये दामिनी मोबाइल ऐप 20 से 40 मिनट पहले बताता है कि किस इलाके में बिजली गिर सकती है, यानी कि इसका पूर्वानुमान 40 मिनट पहले होता है और पूरी एक व्यवस्था तैयार की गई है कि किस तरह से इलाके में किसानों को, उन लोगों को सूचित किया जाए और वो इस प्रकोप, इस आपदा से बच सके। उसी प्रकार बिहार सरकार ने इंद्रव्रज मोबाइल ऐप बनाया है। तो ये आपने देखा एक तरह से कि क्या क्या काम किया जा रहा है इस दिशा में। एक नजर डालते हैं कि पूरे देश में वो कौन से राज्य हैं जहां बिजली गिरने की एक बड़ी समस्या है। बिजली गिरने से पूर्वी, उत्तर पूर्व, मध्य भारत, कोस्टल दक्षिण भारत ज्यादा प्रकोप देखा जाता है इन इलाकों में। ये आप वो राज्य देख रहे हैं जहां बिजली का कहर रहता है हमेशा। बिजली गिरने से परेशान राज्यों में प्रमुख रूप से बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां से आते हैं ये सारे इलाके। लेकिन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा भी बिजली गिरने से प्रभावित होते हैं। तो ये तमाम वो राज्य हैं जो लगातार बिजली गिरने की घटनाएं जहां सबसे ज्यादा सामने आ रही हैं। आज इस कार्यक्रम में हम उन तमाम स्टेक होल्डर से भी बात करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरह से आपदा प्रबंधन राज्यों के साथ एक समन्वय स्थापित कर रहा है। आईएमडी यानी कि मौसम विभाग जब इसकी पूर्व सूचना देता है तो किस तरह से राज्य सरकार उन इलाकों तक, वो क्या माध्यम है जिससे लोगों के बीच पहुंचते हैं और आखिर क्या वजह है कि इस मौत के आंकड़े को कम करने में कितनी सफलता मिली है और अगर उसमें कुछ कठिनाई है तो वो क्या अड़चने हैं जिसे दूर करने में
समय लग रहा है। इन तमाम विषयों पर बात करेंगे अपने विशेष मेहमानों से, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालते हैं कि अगर आप घर के अंदर हैं और अगर बिजली गिरती है तो कैसे बचें और क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में। बिजली तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें। लेकिन सिर्फ अंदर जाना काफी नहीं है। आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं। नहाएं नहीं तथा हाथ, कपड़े, बर्तन इत्यादि ना धोएं। तार वाले फोन का उपयोग न करें। दीवार आउटलेट से नहीं जुड़े कॉर्डलेस और मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। बैटरी बचाने के लिए एसएमएस का प्रयोग करें। बिजली तूफान से पहले सभी विद्युत उपकरणों के प्लग निकाल दें और एसी बंद कर दें। लगे हुए विद्युत उपकरण या तारों के संपर्क से बचें। आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। और आपने देखा कि किस तरह से आप उन सावधानियों को बरत सकते हैं अगर आप घर पे हैं और अगर बिजली गिरने, जहां बिजली गिर सकती है उस इलाके में हैं या बिजली गिर गई है, तो वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय शो में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड डॉक्टर अजीत त्यागी हैं, सोशल फील्ड एडवाइजर हैं, इरादे से हैं, एक्स डीजी IMD भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर त्यागी। हमारे साथ श्री राजेंद्र सिंह हैं, सदस्य एनडीएमए। राजेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ शोभा सेन भी जुड़ेंगी, वो जुड़ेंगी IMD से। आपका भी शोभा जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हम रुक करना चाहेंगे एक तरह से एनडीएमए से जानना चाहेंगे सबसे पहले कि किस तरह से इस आपदा के तरफ काम किया गया है, इससे निपटने से राज्यों को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अन्य आपदाओं की तुलना में बिजली गिरने से होने वाली आपदाओं पर औसतन या उसकी तुलना में कहें तो पिछले कुछ सालों में कम समय दिया गया है, कम ध्यान दिया गया है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन 2018 के बाद से बाकायदा दिशा निर्देश जारी हुए हैं, राज्यों के साथ एक तरह से गाइडलाइंस बनाई गई हैं, साथ ही साथ कई ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसको लेकर काम हो रहा है। उनसे जानेंगे कि किस तरह से राज्यों के साथ समन्वय में वो क्या कदम उठाए गए हैं। लेकिन आइए उससे पहले एक बार आपको बता दें कि अगर किसी इलाके में बिजली गिरने की चेतावनी दी जाती है तो ऐसे में अगर लोग घर से बाहर हैं तो उन्हें किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़ के नीचे शरण न लें। यदि आप जंगल में हैं तो सबसे छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय खोजें। अगर आश्रय तक न पहुंच पाए तो आसपास की सबसे ऊंची वस्तु न बने। घुटनों के बीच सर रखकर दोनों एड़ियां छुएं, ऐसे उकड़ू कर बैठें। जमीन पर न लेटें। पानी और नावों से बाहर निकलें। पानी के खड्डों में खड़े ना रहें। रबर के जूते पहने हों फिर भी जानवरों को बाहर बंधा ना छोड़ें। आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक उपचार दें और एम्बुलेंस बुलाएं या अस्पताल ले जाएं। तैयारी में ही समझदारी। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। जी, तो डॉक्टर त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्यागी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में यूपी और बिहार से कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बिजली गिरने से मौतें हुई हैं। ये एक बड़ी समस्या के रूप में दिखाई दे रहा है। ये सीजन भी खरीफ की फसल की बुआई का है। ऐसे में राज्य सरकारें किस तरह से इस आपदा से निपटने के लिए काम कर रही हैं? रितु जी, आपने अपने जो इंट्रोडक्टरी उसमें बताया कि इस दौरान खरीफ फसल की बुआई का काम होता है और मानसून का जब आगमन होता है तो उस समय जो ये कपासी मेघ होते हैं जिनसे कि लाइटनिंग होती है, वज्रपात होता है, तो ये दोनों का जो संगम है ये बहुत ही एक खतरनाक स्थिति पैदा कर देता है। तो किसान लोग दोपहर के बाद में, जबकि अधिकतर ये थंडरस्टॉर्म होते हैं जिनसे कि लाइटनिंग होती है, काम कर रहे होते हैं और उसका प्रभाव हम देखते हैं कि इस दौरान
जबकि मानसून का ऑनसेट होता है जून के सेकेंड हाफ में या जुलाई के फर्स्ट हाफ में, तो अधिकतर इससे जो मृत्यु होती है किसानों की वो खेतों में होती है। जी। तो इसके लिए मेरे अनुसार तो ये है, क्योंकि अगर हम देखें उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ भी अधिक ये घटनाएं होती हैं, परंतु वहाँ अपेक्षाकृत मृत्यु कम होती है, क्योंकि वो इस प्रकार की अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें जब थंडरस्टॉर्म हो रहे होते हैं तो वो बाहर काम नहीं करते हैं। तो हमको जो ये जो पूर्व सूचना मिलती है मौसम विभाग से और जो वहाँ के आपदा प्रबंधन है, उस पर कार्रवाई करते हुए जागरूकता किसानों में लानी होगी कि जिस समय अगर चेतावनी है या दोपहर के बाद में अगर आपको आसमान में इस प्रकार के घने बादल दिख रहे हैं या जो गर्जन की आवाज सुनाई दे रही है, तो उनको तुरंत जो खेतों से हटकर एक सुरक्षित जगह में जाकर शरण लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सबसे देखा जाइए कि जो 90% डेथ्स होती हैं वो ओपन फील्ड में होती हैं, चाहे वो खेल का मैदान है। तो त्यागी जी, बिहार जैसे राज्य में क्या काम हुआ है इस दिशा में? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि इस समय बिहार और उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं वो चिंताजनक हैं। नहीं, ये तो क्योंकि किसी विशेष समय में जहाँ ज्यादा होता है आप उसका ध्यान देते हैं, और परंतु राज्यों में मैंने कहा जो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, ये सब क्षेत्र हैं। क्योंकि अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो इसमें 43 to 45% जो डेथ्स हैं वो इन इलाकों में होती हैं। शेष भारत में 50% होती हैं। तो ये अपने आप में एक क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडलीय स्थिति है वो इस प्रकार की होती है कि थंडरस्टॉर्म्स डेवलप होते हैं छोटा नागपुर प्लेटों में या प्लेन्स ऑफ बिहार और वेस्ट यूपी में जो हिमालय से जो थंडरस्टॉर्म्स आते हैं। तो ये स्थिति इस समय मानसून आने से पूर्व और मानसून के दौरान यहाँ उत्पन्न होती है। और चूंकि किसान लोग यहाँ और बाहर काम कर रहे होते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो इसमें तो जागरूकता, क्योंकि अब हमारे पास जो कि कुछ वर्ष पूर्व तक ये साधन नहीं थे कि हम इसको ठीक तरह से मॉनिटर कर सकें। अब हमारे पास सेंसर्स हैं, लाइटनिंग सेंसर्स हैं, वार्निंग सिस्टम्स हैं, आपदा प्रबंधन के लोग उसको आगे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हो सकता है कि ये जानकारी किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरे अनुसार तो सबसे पहले इसमें हमको अवेयरनेस प्रोग्राम, जो जागरूकता लानी पड़ेगी स्कूल के बच्चों से लेकर जो किसान लोग हैं विलेज। दूसरा, ट्रांसमिशन किस प्रकार हो गांव तक। ठीक है, हमने वार्निंग दे दी, वेबसाइट पर अवेलेबल है, रेडियो में हो गई है तो लोग सुन सकते हैं, पर टारगेटेड वार्निंग जो कि हम मोबाइल से दे सकें अगर क्योंकि आजकल मोबाइल सबके पास हैं, अगर वो टारगेटेड वार्निंग उस क्षेत्र में, जैसे सपोज इन 4-5 गाँव के अंदर लाइटनिंग की संभावना है, तो उस क्षेत्र में टेलीकॉम कंपनी से, टावर से जो भी लोग जुड़े हुए हैं मोबाइल से, उन पर वार्निंग पहुंचे और उनको मालूम है कि निकट क्षेत्र कौन से हैं जहाँ जाकर वो सुरक्षित रूप से, जैसे साइक्लोन शेल्टर्स होते हैं उस तरीके के थंडरस्टॉर्म शेल्टर्स भी अगर बन सकें, ताकि लोग सिर्फ 1-2 किलोमीटर के अंदर अगर कोई ऐसा क्षेत्र है तो तुरंत वहां जाकर बचाव कर सके। जी त्यागी जी, ये तो चिन्हित हो जाता है कि किन इलाकों में बिजली गिर सकती है, क्योंकि जो दामिनी ऐप है और इंद्रवज्र जो ऐप है बिहार का, ये आपको 40 मिनट पहले से ये बता देता है कि किन किन इलाकों के में ये बिजली गिर सकती है, उसकी चेतावनी देता है। तो क्या हम कितना काम कर चुके हैं जब लाइटनिंग शेल्टर्स की बनाने की बात होती है, उस वार्निंग सिस्टम को कितना हम मजबूत कर चुके हैं कि वो गाँव के उन किसानों तक वो पहुंच सके, इस पर और बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कि बिजली गिरने को लेकर क्या मिथ्या है और उसके तथ्य क्या है, क्या सच्चाई है। बिजली गिरने से जुड़े तथ्यों की जानकारी आपकी जान बचा सकती है। मिथ्या, बिजली केवल सबसे ऊंची वस्तुओं पर प्रहार करती है। तथ्य, बिजली कहीं भी गिर सकती है, पेड़ों की जगह जमीन पर, खंभों की जगह पास पड़ी कारों पर या इमारत की जगह पार्किंग स्थल पर। मिथ्या, बिजली तूफान के दौरान पेड़ के नीचे आश्रय लेना सुरक्षित है। तथ्य, अगर बिजली पेड़ पर गिरे तो आपको करंट लग सकता है या पेड़ के गिरने से चोट लग सकती है। मिथ्या, रबर के टायर आपको बिजली से सुरक्षित रखते हैं। तथ्य,
हर तरफ से बंद वाहन की धातु से बनी सतहें और छत आपको सुरक्षित रखती हैं, रबर टायर नहीं। ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा जैसे खुले वाहन सुरक्षित नहीं हैं। मिथ्या, बिजली से पीड़ित व्यक्ति को छूने से करंट लग सकता है। तथ्य, मानव शरीर बिजली संग्रह नहीं करता। प्राथमिक उपचार देने के लिए बिजली पीड़ित को छूना पूरी तरह से सुरक्षित है। तैयारी में ही समझदारी। एनडीएमए एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। और हमारे साथ जुड़ गई हैं IMG से शोमा शिनरॉय। शोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो शोमा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बड़ी चिन्हित जानकारी, एक तरह से 40 मिनट पहले बिजली गिरने की, किन इलाकों में बिजली गिर सकती है, संभावना है, आशंका है, संभावित इलाके चिन्हित किए जा सकते हैं। कितना फायदा इसका पिछले कुछ सालों में आप देख रही हैं कि जब ये पता चलता है उसके बाद से राज्य सरकारें उस पर काम करते हुए कितनी जानों को बचा पाती हैं? कि हमारे पास फिगर्स तो नहीं है, मगर ये जो सर्विस हमने अभी थंडरस्टॉर्म्स का नाउकास्टिंग काफी दिन से शुरू कर चुके हैं, उसको हम एक्सपैंड कर चुके हैं सारा देश में। और 2015-16 से हम थंडरस्टॉर्म का फोरकास्ट तो जरूर दे रहे हैं, मगर 2019 से लाइटनिंग को के लिए हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3 घंटा पहले वार्निंग दे रहे हैं, और स्टेशन के भी हम 3 घंटा पहले वार्निंग दे। उसी के साथ एक और सरकार की तरफ से ऐप खोले हैं, दामिनी ऐप, जिसके माध्यम से आपको 30 से 40 मिनट पहले एकदम एग्जैक्टली लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म हो रही है उसी का इंफॉर्मेशन मिलता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन के चलते मुझे हमारे रीच जो थंडरस्टॉर्म फोरकास्टिंग का काफी बढ़ चुका है, और काफी स्टेट्स इसका बहुत प्रेज किए हैं। जी शोभा जी, आप हमारे साथ बनी रहिएगा। हमारे साथ डॉक्टर अजीत भी हैं और हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी भी हैं। हमारे साथ दोनों लोग जुड़ चुके हैं, एनडीएमए के सदस्य हैं राजेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से एनडीएमए ने इस पूरी आपदा से निपटने के लिए एक तरह से पूरे मैकेनिज्म को किस तरह से तैयार किया है, क्या क्या चीजें हैं जो राज्य की जिम्मेदारी हैं जिन्हें राज्य को पूरा करना होता है, क्योंकि IMG की अपनी भूमिका है, आपकी अपनी भूमिका है, लेकिन जो दिशा निर्देश हैं वो उन पे पालन करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। बिल्कुल ऋतु जी, ठीक कहा आपने। इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाना ही एनडीएमए का मेन काम है। अगर हम एनडीएमए के एक्ट 2005 को देखें, उसमें चैप्टर 1 और सेक्शन 6 को देखें कि आपदा के एनडीएमए का रोल क्या है, तो अगर उसमें हम देखते हैं तो मैं पूरे दायित्वों को ना कह करके मैं सिर्फ 3 पॉइंट वहां से उठा रहा हूं। और वो 3 पॉइंट है कि पहला पॉइंट है हमारा आपदा प्रबंधन के संबंध में नीतियां उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट है राज्यों द्वारा अपने राज्यों में आपदा बनाने में सहयोग करना। और तीसरा है भारत सरकार के हर मंत्रालय और हर विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा योजना के अनुसार बनाए प्लान को अनुमोदन करना। और इसके साथ साथ ही राज्यों की क्षमता बढ़ाने के लिए समय समय पर उनका आकलन करना एवं मार्गदर्शन करना, यह हमारी मेन जिम्मेवारियां आपदा के संबंध में है। और इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो एनडीएमए ने गत वर्षों में लगभग 30 गाइडलाइन हमने हर आपदा के ऊपर इशू की है। और जो गाइडलाइन हम बनाते हैं ऋतु जी, ये काफी अध्ययन के बाद और अनुसंधान के बाद, राज्यों से सामंजस्य बिठाने के बाद इसको काफी मेहनत से बनाया जाता है। और जब बन जाती है तो हम राज्यों के साथ इसको शेयर करते हैं। और इन गाइडलाइन का जो मतलब होता है वो यही होता है कि इन गाइडलाइनों को देख करके हर राज्य अपना एक्शन प्लान, जिस राज्य में जिस तरह की आपदाएं हैं, अपना एक्शन प्लान तैयार करें और उसके अनुसार उसके ऊपर काम करें। जैसे अभी त्यागी जी ने और सब लोगों ने बताया कि क्या क्या इसमें राज्यों ने क्या क्या किया है। और मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर भी कि करीब करीब जो जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, हम लोगों ने जब ये प्लान 2016 में बनाया और 2019 में हमने इसको रिव्यू किया है, तो हम भारत देश पूरे दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में हैं जिन्होंने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया है।
आई थिंक जो बेस्ट 5 जो देश हैं उसमें हम जो है नंबर 1 पे हैं। और इन्हीं प्लान को देख करके करीब 6 राज्यों ने अपना डिजास्टर प्लान जो है हम लोगों के पास भेज दिया है और बना चुके हैं। बाकी जो राज्य हैं वो भी जो है इस पे उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और बहुत जल्दी जो है वो भी अपना जो है डिजास्टर प्लान जो है बना करके और उसमें जो है हम लोगों के पास उसको भेजेंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो समय समय पर हम लोग जो हैं इन सब के साथ रिव्यू मीटिंग करते हैं, एडवाइजरी जो है इशू करते हैं और मार्च से लेकर के जो सितंबर तक का टाइम जैसे आपने भी बताया है, ये टाइम पूरे भारतवर्ष में काफी मुसीबतों का समय होता है, क्योंकि एक तरफ मानसून है, हीट वेव है और इसी दौरान जो है करीब करीब सारी आपदाएं जो हैं ये 6-7 महीने जो है हम सब लोगों के लिए बड़े टफ होते हैं। इसीलिए समय समय पर हम अपने स्टेक होल्डर के साथ, स्टेट्स के साथ उनको एडवाइजरी इशू करते हैं। जैसे अभी लाइटनिंग के बारे में बात हो रही है तो उसमें मार्च में और मई में हमने हर स्टेट को जो 11 स्टेट जो प्रभावित राज्य हैं उनको एडवाइजरी इशू की है उसमें। और उसके बाद 2 बार हम लोगों ने जो है उनके साथ 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है कि आप किस तैयारियां किस तरह से हैं और क्या क्या आपके एक्शन प्लान हैं। और इसके साथ जो हम लोग जो बहुत सारी जैसे कि हमने गाइडलाइन हमने भेज दी है उनको और हमने पॉकेट बुक भी बनाई है और इस पॉकेट बुक को करीब करीब हमने हर राज्य के साथ काफी मात्रा में ये पॉकेट बुक में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये पॉकेट बुक हमने बनाई है और राज्यों के साथ इसको शेयर किया है ताकि हर कम्युनिटी तक ये हर गांव में ये पॉकेट बुक हर एक के पास पहुंच जाए। इसके साथ ही छोटी छोटी टीवी फिल्म, कॉमर्शियल फिल्म हमने ऐड के रूप में बनाई है और उनको भी जो है लोकल लैंग्वेज में हम लोगों ने राज्यों से रिक्वेस्ट की है कि वो इसको लोकल लैंग्वेज में बना करके अपने दूरदर्शन और अपने टीवी चैनल्स पे जो है ऐड के रूप में इसको दिखाएं। और इसके साथ ही जो पब्लिक जो ऐड हम लोग देते हैं न्यूज़पेपर में, राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में देते हैं तथा लोकल न्यूज़पेपर है उसकी सॉफ्ट कॉपी हम लोग जो है राज्यों के पास भेजते हैं और राज्य अपने अपने राज्य में उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके लोकल न्यूज़पेपर में उसको जो है पब्लिश करता है ताकि लोगों में एक जागरूकता बनी रहे कि यस हम लोगों के पास इस समय हम लोगों को सतर्क रहना है। जी राजेंद्र जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम एक बार रुक करेंगे डॉक्टर त्यागी जी का और डॉक्टर त्यागी जी से जानना चाहेंगे कि डॉक्टर त्यागी, जिस तरह से राजेंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि तमाम बैठकों में और लगातार जो समन्वय है उसमें ये तय किया जाता है कि क्या क्या किया जाना है इन 11 राज्यों में जहां ये संकट है, क्योंकि IITM की एक स्टडी बताती है और ये 2004 से 2009 के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहती है कि बिजली गिरने से जो मौतें हुई हैं उसमें 86% मौतें खेत में काम करने वाले किसानों की रही हैं। ऐसे में स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन यानी कि संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक रोकथाम की दिशा में क्या कुछ किया गया है अभी तक? आपने बहुत अगर ही राज्यवार से भी अगर हम बात करना चाहें, अगर हम बिहार के बारे में आपसे जानना चाहें। नहीं, मैं मोटे रूप से आपको बताना चाहूंगा कि सबसे अधिक लाइटनिंग की जो फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो उड़ीसा के अंदर हैं। पिछले वर्ष 9 लाख स्ट्राइक्स थी जिसमें कि 3 लाख क्लाउड से ग्राउंड की लाइटनिंग स्ट्राइक्स थी। उसके बनिस्पत यूपी और बिहार में बहुत कम लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती हैं। परंतु अगर हम देखें कि जो इससे हादसे से जो लोगों की मौतें होती हैं वो सबसे अधिक बिहार और उत्तर प्रदेश में होती हैं। तो इसमें जो संस्थागत जो ढांचा है उड़ीसा का, जो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन है, उसका निसंदेह एक बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि उन्हें साइक्लोन के समय से ही इस प्रकार की जो जन चेतना ब्लॉक लेवल तक, विलेज लेवल तक इन्होंने जो की है उससे लोगों में इस बारे में जानकारी हुई है। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, प्राइवेट सेक्टर से भी मिलकर इस मामले में काम कर रहे हैं लाइटनिंग वार्निंग्स का। और 14 जो ब्लॉक्स हैं वहां पर जो कि सबसे अधिक प्रभावित होते हैं लाइटनिंग पर, वहां पे उन्होंने ऑडियो विजुअल
सिस्टम्स वार्निंग का दिया है, जो कि सेंट्रली एक्टिवेट हो जाता है, जैसे दामनी से होता है। तो क्योंकि फील्ड्स में लोग होते हैं तो उनको, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसी गाइडलाइंस हम बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो पहला कदम है, उसके बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता है। उसके बाद में प्रदेशों में अपना, हर प्रदेश की अपनी व्यवस्था है, तरीका है करने का, कार्य करने की उनकी प्राथमिकता है, तो उनके अनुसार उनको कार्य करते हैं। आप सबको मालूम है, खाली लाइटनिंग के कारण बिहार में या उत्तर प्रदेश में अधिक मौत नहीं होती, फ्लड्स आते हैं तो भी ज्यादा होता है, सूखा होता है तो भी होता है, हीट वेव होती है तो भी होता है। तो ये एक संस्थागत मेरे ख्याल से इनकी जो है उसमें कुछ है, तो जो राज्य, आपका कहना है कि राज्यों की एक उदासीनता भी रही है इन तमाम बिल्कुल विषयों बिल्कुल पर बिल्कुल उस प्रोएक्टिव तरीके बिल्कुल, से काम करने की, जो कि वो कमी दिखाई देती है। मैं बताता हूँ, ये तो कैलेंडर जैसे आती हैं। पिछले साल का भी अगर आप देखेंगे तो 26 जून को 100 के करीब लोग बिहार में मारे गए थे। इस साल भी 25-26 जून को दोबारा 200 के 120 करीब। तो लोगों को मालूम है कि मानसून आने वाला है। अब ये समय है एक हफ्ते का जिसमें कि अधिक से अधिक संभावना है इससे हादसा होने की। तो हमको निसंदेह ग्राउंड पर अधिक जागरूकता, और मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपने बताया, ये एक ग्रामीण इसी समस्या है। रूरल 94% जो डेथ्स हैं वो रूरल एरियाज में होती है, अर्बन में जस्ट 4 से 5% है। बिल्कुल। तो हमको मालूम है कि किस क्षेत्र में होने वाला है, कब होने वाला, समय भी हमको मालूम होता है कि अधिकतर थंडरस्टॉर्म यहाँ पर इस समय बिल्कुल राजेंद्र जी, यही शायद एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बहुत सारी चीजें मालूम होने के बाद भी आखिर क्या वजह है कि हम उस पर बहुत ज्यादा काबू नहीं पा रहे हैं। हम एक बार शोमा जी का रुख करेंगे। शोमा जी, 40 मिनट पहले अगर ये चेतावनी मिल जाती है और ये जानकारी मिल जाती है तो ये वक्त क्या काफी होता है किसी दुर्घटना को रोकने के लिए? देखिए, दो चीज है। एक तो है कि हम सिर्फ एक ही वार्निंग नहीं देते हैं, हम 5 दिन पहले से वार्निंग देना शुरू करते हैं। 5 दिन पहले का हमारा जो वार्निंग होती है, थंडरस्टॉर्म जहां होने वाली है, लाइटनिंग जहां होने वाली है, वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। एक सब डिविजन, मतलब एक स्टेट का एक पार्ट, बड़ा हिस्से का हम वार्निंग देते हैं। जब एक दिन रह जाता है, 1 या 2 दिन रह जाता है, तब हम और के लिए हम वार्निंग देते हैं, क्योंकि थंडरस्टॉर्म एक ऐसा फिनोमेनन है कि बहुत देर पहले, बहुत दिन पहले से उसका चेतावनी नहीं दिया जा सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दिया सकता है। तो हम 1 या 2 दिन पहले से हम काफी लोकलाइज्ड वे में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम बता देते हैं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स किस दिन इफेक्ट होने वाला है। उसके बाद हम 3 घंटे में आते हैं, तो उस समय नाउकास्टिंग शुरू होती है। तो उसमें एकदम लोकेशन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में होने वाला है वो इंफॉर्मेशन देता है। और जो 40 मिनट वाला बात है वो मोस्टली एक्सट्रापोलेशन के बेसिस, अभी इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जगह में, इस ब्लॉक में, इस विलेज में हो रहा है, तो अगले 40 मिनट तक इधर होगा, ये इंफॉर्मेशन मिलता है उससे। तो हम हर स्केल में इंफॉर्मेशन 5 दिन से लेके 40 मिनट तक का हम सारे इंफॉर्मेशन देते हैं। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, 2019 में इंडिया ने बहुत डॉक्यूमेंट निकाला है एक थंडरस्टॉर्म्स के बारे में। उसमें बहुत सबका दायित्व और कौन से मिनिस्ट्री का क्या दायित्व है और किस तरह से इसको पूरा कोऑर्डिनेट करके आगे निकालना है, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसको मैं जिक्र करना चाहूंगी। जी शोमा जी आप बनी रहिएगा, हम राजेंद्र जी का रुख करेंगे। राजेंद्र जी, ये उपलब्धि के तौर पे भी देखा जाए विज्ञान और टेक्नोलॉजी का कि 5 दिन से लेकर 40 मिनट तक का, मतलब इतना सारा, इतना ये वक्त होता है जब ये चेतावनी, ये जानकारी होती है हमारे पास, फिर वो कहाँ वो कड़ी कमजोर होती है कि हम उस पर उस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं कि लोगों की जानों को बचा सके, खासकर किसानों की। देखिए ऋतु जी, सोमा जी ने जो बताया है, इन्होंने 8 दिन और 7 दिन की बात बताई है। मैं IMD को बधाई देता हूँ, वो 15 दिन से अपना जो है वेदर फोरकास्ट अपना बताते हैं। 15 दिन बताते हैं, 8 दिन बताते हैं, फिर 5 दिन, 4 दिन, 1 दिन, और उसके करते करते हम उसको जो है डिस्ट्रिक्ट तक जो है लेके आते हैं। और उसके बाद 40 मिनट का जो अब टाइम है, 3 घंटे का जो टाइम है और 40 मिनट का जो नाउ कास्टिंग उन्होंने किया है, वो पर्टिकुलर बता देते हैं कि इस ब्लॉक में होगा। एक डिस्ट्रिक्ट में जब ये पता लग जाता है कि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म होने वाला है, लाइटिंग होने वाली है, अब जिम्मेदारियां जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे और कम्युनिटी पे होती है कि वो इसको कितना सीरियसली ले रहे हैं।
हम लोगों ने, आपने अभी इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले और इस प्रोग्राम के बीच में जो 3 ऐड दिखाए हैं, वो सब तीनों ऐड एनडीएमए के बनाए हुए हैं। ये ऐड वहां भी दिखाए जा रहे हैं, उन राज्यों में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितना सीरियसली हम लोग इसको लेते हैं और कितना हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। वो जो एक कल्चर है, एक संस्कृति है हमारे पास कि बनाने की, जैसे डॉक्टर त्यागी जी ने कहा है कि 26 और 25 जून को लास्ट ईयर भी इसी दौरान बिहार में ये घटना घटी थी जी। क्या हम समझ नहीं पाएंगे कि यार उस समय ये घटना घटी थी, अब इस साल इस समय हमारी तैयारी उससे बेहतर है या उतनी ही है, और हम उसमें सुधार क्या कर सकते हैं। उनके बगल में देखिए झारखंड एक अच्छा स्टेट है, तो देखिए आपदा आती है बिहार में तो कहीं भी आ सकती है। इसमें बिल्कुल, झारखंड ने अपने तमाम ऐसे चिन्हित करके इलाकों में लाइटनिंग अरेस्टर्स लगाए हैं। अब स्कूल और कॉलेजेस में लगाने का उनका कार्यक्रम इस समय जारी है। तो तमाम उन राज्यों को, खासकर उन 12 राज्यों को जहां पर जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं बिजली गिरने से और जहां पर सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं, इन राज्यों को एक बार फिर ये सोचना चाहिए कि विज्ञान, तकनीक, डिजिटल होता भारत, ये ताकत है इस तरह की आपदाओं को रोकने के लिए। क्यों नहीं इसका उस तरीके से इस्तेमाल हो पा रहा है कि जमीन पे वो असर दिखाई दे कि हम बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या को और कम कर सकें। पिछले कुछ सालों में जरूर कुछ परिवर्तन दिखाई दिया है, लेकिन इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का, राजेंद्र साहब आपका भी, डॉक्टर त्यागी आपका और शोमा सेन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया।